Hello everyone. Today we will discuss this question, okay, for the answer writing batch or the लिखनी batch. तो आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द नेशनलिस्ट नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1815-7. हमने 2-3 दिन पहले इसका कॉज डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने कॉज को एक्सप्लेन किया था कि 1857 के कॉज क्या क्या थे. ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करना है, इसमें हम इस क्वेश्चन का एक सिंगल डायमेंशन डिस्कस करना है. चूंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, हमें बस इसका एक नेशनलिस्ट टेंडेंसी डिस्कस करना है. ठीक है, कि ये जो रिवॉल्ट था इसमें क्या क्या सिमिलरिटी इससे, जो नेशनल आईएनसी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था, ठीक है, और इसमें क्या सिमिलरिटी था. ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे. इसका जो सबसे फेमस जो ग्लोरीफाई किया गया है, जो 1857 रिवॉल्ट को जिसने सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई किया है वो है वीडी सावरकर. इनका ही कोट था जो हम बार बार प्री में क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि इट इज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इट इज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था. ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, काफी लोग इससे सहमत नहीं होते हैं, लेकिन इनने ही सबसे पहले कहा था कि दिस इज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इट वाज नॉट अ मिलिट्री म्यूटिनिटी बट अ नेशनल म्यूटिनिटी. का मतलब क्या होता है म्यूटिनी? देखिए, अगर किसी रिवोल्ट को म्यूटिनिटी कहते हैं तो ये इससे ये प्रूव होता है कि एक रीजनल स्केल पे था और रीजनल कॉज के लिए था. रीजनल कॉज जैसे जैसे टैक्स का कॉज हो गया, फार्मिंग का इशू हो गया, ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, ज़्यादा टैक्सेशन वसूल किया जा रहा है, मनी लेंडर से रिलेटेड इशू हो गया. ठीक है, तो ये सारे हो गए. ये म्यूटिनिटी इससे रिलेटेड है कि वो रीजनल लेवल पे था, स्केल में नहीं था. लेकिन अगर इसको हम नेशनल रिवोल्ट कंसिडर करते हैं तो ये जो था, इससे ये क्या प्रूफ होगा कि ये जो था ये एक नेशनल रिवोल्ट था. ठीक है, तो इसका हम इंट्रो डिस्कस करते हैं. ये कोट आप पुट कर सकते हैं कि चाहे इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वीडी सावरकर, ठीक है, जो 1857 रिवोल्ट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, अब इसका हम इंट्रो डिस्कस करते हैं. द रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क द फर्स्ट लार्ज स्केल अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. इसके पहले भी अपराइजिंग्स हुए थे, ठीक है, जैसे संथाल का हुआ था, तो ये भी अपराइजिंग हुआ था, लेकिन जो इसका स्केल था 1857 का, उस स्केल का ये नहीं था. इसका स्केल काफ़ी ज़्यादा था. इसके रीजनल हर एक रीजन में, मतलब साउथ तो प्रोमिनेंटली अफेक्ट नहीं था इससे, लेकिन नॉर्थ में लार्ज स्केल पे वो था. इसका मेन सेंटर था बिहार एंड यूपी. बिहार यूपी इसके मेन सेंटर थे. ठीक है, बाबू कुंवर सिंह थे इधर, और इधर थे यूपी में मंगल पांडे, जहाँ से रिवॉल्ट का स्टार्ट हुआ था. इनको हैंग कर फांसी दे दिया गया था. तो फर्स्ट लार्ज स्केल अपराइजिंग इन ब्रिटिश रूल सीकिंग द वेरी फाउंडेशन. ये इतना बड़ा था कि इसमें मैं एक कोट बताता हूँ यहाँ पे. लॉर्ड कनिंग कहते हैं कि अगर उस टाइम पे कुछ राजघराने थे, जैसे सिंधियास थे, शायद ग्वालियर के थे और पंजाब के थे, इन लोगों ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को. इफ दे वर नॉट देयर, दे कौन? जो घराने थे. इफ दे वर नॉट देयर वी हैड विदर्ड अवे. विदर्ड अवे मतलब कि साफ हो गया, जैसे कैसे फ्लड आता है खत्म कर देता है सब कुछ, तो वो वैसे ये एक फ्लड था जो पूरा खत्म कर देता है ब्रिटिश साम्राज्य को इंडिया में. ठीक है, शेकिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ये इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडेशन को शेक किया. इसके बाद ही 1815-80 एक्ट के द्वारा इसमें डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश किया गया क्वीन के अंडर में. मतलब कि इसके बाद जो ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरा तरीके से खत्म हो गया. पहले भी खत्म हो गया था 1833 के एक्ट के द्वारा, लेकिन इसके बाद से पूरा कोई भी डोमिनेंस नहीं है, ना ही सिविल सर्विस में अपॉइंटमेंट रिलेटेड रहा. ठीक है, तो वाइल ब्रिटिश हिस्टोरियन लेवल इट मेयर, ब्रिटिश हिस्टोरियन यहाँ पे ये चीज मेंशन किया गया है. देखिए, अगर प्री में क्वेश्चन आता है ना, वहां पे नाम मेंशन होगा. वेट, अगर प्री में क्वेश्चन आता है, प्री में कि किसने कहा था कि ये जैसे मतलब कोई जहाँ से कोर्ट हो जो इसको डिग्रेड कर रहा हो 1857 के रिवॉल्ट को. ठीक है, अब कोई कोर्ट हो जैसे जो 1857 को ग्लोरीफाई कर रहा हो, तो समझिए जो ग्लोरीफाई कर रहा होगा वो, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे इंडियन थिंकर होंगे जो इसको कह रहे होंगे कि नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, लार्ज स्केल था, ब्रिटेन का फाउंडेशन से किया गया था, तो वहाँ पे इंडियन थिंकर होंगे. लेकिन जो यहाँ पे ब्रिटिश थिंकर होंगे वो इसको
क्या कहेंगे, जैसे इसको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ब्रिटिश वर्सेस बारबेरियनिज्म है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ मुस्लिम्स, तो ऐसे ऐसी चीजें लिखेंगे, ठीक है। तो हुआ कि जैसे ब्रिटिश, इसको मियर सिपियो म्यूटिनिटी कहते थे, कि बस एक विद्रोह था छोटा सा। इंडियन नेशनलिस्ट एंड मॉडर्न स्कॉलर व्यू इट एज अ फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव रेसिस्टेंस। ये हम आगे देखेंगे कैसे, चाहे कॉज में आपने देखा होगा, ये कलेक्टिव रेसिस्टेंस था, इसमें मल्टीपल इंटरेस्टेड इन्वॉल्व थे, मल्टीपल रीजन्स में कोऑर्डिनेट करके, मतलब उस टाइम पे जितना उन लोगों से हो पाया, उन लोगों ने एक कॉमन रूलर चुना, बहादुर शाह जफर को, ठीक है। उसके बाद रीजनल स्केल पे रूलर हुए। सोचिए कि एक हिंदू के द्वारा रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक मुस्लिम को इसमें वो उसका हेड चुना गया, तो ये कितना सिग्निफिकेंट था। इसमें मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का जो कॉपरेशन था, इतना इतना ठोस था कि इसके बाद ही ब्रिटेन रूल लेके आया, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी, ठीक है। तो इट एज अ फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंट्रो डिस्कस कर लिया हमने, कोड डिस्कस कर लिया। कॉलोनियल नेचर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। जैसे वहां पे क्वेश्चन था हमारा कि कैसे नेशनलिस्ट था। रिवोल्ट इज ग्लोरीफाई एज एग्जाम्पल ऑफ, जैसे नेशनलिस्ट जो लीडर होंगे, जो कॉलोनियल लीडर होंगे, ये मैंने कैसे बताया कि डाउन प्ले करेंगे इसके मैग्नीट्यूड को। जो नेशनलिस्ट लीडर होंगे वो उसको ग्लोरीफाई करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ग्लोरीफाई करेंगे, उसको डाउन प्ले करेंगे। ये डिनाई करेंगे कि नेशनलिस्ट कैरेक्टर इसमें नहीं था, ठीक है, लेकिन जो नेशनलिस्ट लीडर होंगे वो इसको दिखाएंगे कि हाँ ये था, ठीक है। जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर, इट वाज जस्ट, जैसे जॉन सेली का ये कोट काफी बार क्वेश्चन में भी आया है प्री में। द क्लैश बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरियनिज्म, मैंने आपको भी दिखाया। सिविलाइज यहाँ पे हो गए ब्रिटिश और बारबेरियन हो गए इंडियन। दीज आर और ब्लफ, दीज आर और रबिश, दीज, ये लोग जो थे ये क्या ही क्या है ये खुद को सिविलाइज कहते थे, ठीक है। और एक बात बताता हूँ मैं, 1990 के करीब में, नहीं 1819 में फैक्ट्रीज एक्ट आया, ठीक है। उसमें 7 साल के बच्चे से, मतलब उसमें प्रोहिबिट किया गया, तो 7 साल से कम के बच्चे को आप उसमें नहीं रख सकते, क्या कहते, फैक्ट्री में। लेकिन सोचिए मात्र 7 साल ही हो, तुम यहाँ पे 12 साल भी तो कर सकते थे। 7 साल से 8 साल का बच्चा कितना बड़ा है जिससे तुम 10 घंटा काम करवा रहे हो। तो ये लोग खुद, इनका कुछ मोरल नहीं था, ये लोग दूसरा का मोरालिटी सिखाने चले थे, सिविलाइज करने चले थे। दे रिजेक्टेड लेजिटिमेसी ऑफ रिवोल्ट, ये सारा मैंने पहले ही बताया, उसको डाउन प्ले करने की कोशिश करेंगे, जो नेशनल लीडर होंगे उसको ग्लोरीफाई करेंगे। अब हम देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटी था, ठीक है। एलिमेंट रिफ्लेक्टिंग नेशनलिस्टिक कैरेक्टर, कॉमन एनिमी, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी, और और इसका क्या कहते हैं 1857 का रिवोल्ट का भी कॉमन एनिमी था, वो थे ब्रिटिश, ठीक है। सिंबॉलिक लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर, द decision to proclaim the Mughal emperor as a leader reflected an aspiration for an unified Indian identity। ये चीज मैंने आपको बताया कि अगर ये मेयर म्यूटेनिटी होता, रीजनल स्केल पे होता, तो ये लोग अपने को क्यों एक सेंट्रल लीडर चुनते हैं, बहादुर शाह जफर को, क्यों, कोई रीजन तो होगा ना। अगर इनने बहादुर शाह जफर को चुना, तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि इनके मन में था कि हमें एक, क्या कहते हैं, यूनिफाइड इंडिया इस्टेब्लिश करना है, एक यूनिफाइड फ्री इंडिया इस्टेब्लिश करना है, तभी तो उनने जो उस टाइम, उसके टाइम के किंग थे, उनको चुना। तो यही चीज हो रहा था। चुनना क्या रिफ्लेक्ट करता है, एस्पिरेशन फॉर अ यूनाइटेड इंडियन नेशनल पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ओके। पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीपल सोशल ग्रुप, ये एक सोशल ग्रुप का नहीं था ये वॉर, देखिए इसमें पीजेंट भी इन्वॉल्व थे, आर्टिसन ने भी किया था, जमींदार ने भी किया था, रूलर ने भी। जमींदार यहाँ पे जैसे कुंवर सिंह, उस टाइम के रूलर हुआ करते, जमींदार भी हुआ करते थे, रूलर्स, ट्राइबल ग्रुप्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ज्वाइंट इंडिकेटेड पैन क्लास रेसिस्टेंस, पैन क्लास रेसिस्टेंस क्या होता है, पैन इंडियन मूवमेंट, पैन क्लास मतलब मल्टीपल, मतलब कि एक आदमी का नहीं है, इसमें मल्टीपल्स ग्रुप हैं, सबको कंबाइन करके हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसमें था, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था इसमें मुस्लिम यूनिटी का। वेट, जरा पानी पी लो।
कहाँ पे थे हम? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रेबल्स इनवोक both हिंदू एंड इस्लामिक सिंबल। जो मैंने बताया था कैसे यहाँ पे पिक का भी था और काउ का भी बात किया गया था। हाईलाइट द शेयर सिविलाइजेशन बॉन्ड, ठीक है, ऑपरेशन कॉलोनियल इंटरफेरेंस, ठीक है। अब एक और कोट है आरसी मजूमदार, आरसी दत्त, ये कौन थे? इनको ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट किया गया था कि आप मतलब कि 1857 को जांच, 1857 के रिवॉल्ट पे मतलब एक कुछ कंक्लूजन दीजिए उसको, उस पर जांच करके। ये हिस्टोरियन थे, तो उसका हिस्ट्री मतलब उस पर लिटरेचर लिखिए। आप यहाँ पे क्लियर कीजिए कि नेशनल वॉर था कि नहीं था, क्या था, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन इनने कुछ दिन बाद रिजाइन कर दिया, ठीक है। और इनने फिर खुद ही से ऑन द सेल्फ एक्सपेंसेस, मतलब कि खुद इनने रिजाइन करके इंडिपेंडेंट होके इनने फिर से अपना बुक लिखा। उसमें क्या पाया कि हिंदू एंड मुस्लिम फॉट टुगेदर, प्रेड टुगेदर एंड डाइड टुगेदर रिवोल्ट में, ठीक है। दो इन्हें ये कहा था कि ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, इन्हें नहीं कंसिडर किया था। इन्हीं ने कहा था नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन इनने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे ये बात कहा था, काफी प्रोमिनेंट बात है। लिमिटेशन क्या था? एब्सेंस ऑफ क्लियर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, क्लियर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं था। रिवोल्ट और रिएक्शनरी, मतलब कुछ कुछ कारण थे, उस पर रिएक्शन था ये। ड्रिवन बाय लोकल ग्रीवेंसेस लाइक एनेक्सेशन, सिपोया डिसकंटेंट एंड रेवेन्यू हार्डशिप। एनेक्सेशन जैसे रानी लक्ष्मीबाई थे, बेगम हजरत महल थे, इन लोगों का जो टेरिटरी था उसको अनेक्स किया जा रहा था डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी के अंदर। जैसे लक्ष्मीबाई का जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर कि अगर आपका बेटा है, वो अगर आपका खुद का बेटा नहीं है तो राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसी चीजें, जैसे प्योर डिसकंटेंट मतलब कि जैसे काउ एंड पिग का जो वो था ग्रीस में जो था। सेकंड चीज था यहाँ पे कि इनको इन्फीरियर ट्रीट करते थे, जो ब्रिटिश सोल्जर थे इनको इन्फीरियर तरीके से ट्रीट करते थे। और रेवेन्यू हार्डशिप, ये तो पीजेंट में था। नॉट अ विजन ऑफ यूनिफाइड नेशनल स्टेट, ओके। जियोग्राफिकल लिमिटेशन, ये हम देख रहे हैं लिमिटेशन, क्वेश्चन में तो पूछा, लेकिन क्वेश्चन में खाली पूछा गया कि कैसी है नेशनलिस्ट था, लेकिन हमें 2-3 पॉइंट लिमिटेशन के डालने होते हैं, ठीक है। तो सो एग्जामिनर कि हमारे पास नॉलेज है। ज्योग्राफिकल लिमिटेशन था ये मेजरली रेस्ट्रिक्ट टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, पंजाब, मद्रास एंड बंगाल में उतना इसका अफेक्ट नहीं था, ठीक है। साउथ में तो लार्जली अनअफेक्टेड था। लैक ऑफ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, अनलाइक द गांधीयन मूवमेंट, सेंट्रलाइज लीडरशिप। जो बहादुर शाह जफर थे ये 80 साल के थे, ठीक है, ये रिटायर हो चुके थे, इन पे खुद ही को शक्ति नहीं था, ये क्या ही करेंगे। लेकिन इनने एक अपने जो ये थे, ये क्या कहते हैं, सिंबॉलिक थे, ठीक है। यहाँ पे एक लीडर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बी खान करके थे कुछ, ठीक है। तो वो इसको प्राइमरली कोऑर्डिनेट करते थे, ठीक है। उसके डिफरेंट गोल अमंग लीडर, जो लीडर थे इनके डिफरेंट गोल थे। नाना साहब अपना पेंशन को वो करना चाहते थे, सर्विस करना चाहते थे। लक्ष्मी अपना झांसी को हासिल करना चाहती थी। पीजेंट अपना रिलीफ के सेंस में थे, ठीक है। ये लोग अपना मनी लैंडर वगैरह को की किताब वगैरह को जला देते थे, जो भी डाटा उनके रिसोर्सेज थे। तो इस सबका कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं था। जैसे लास्ट में आप देखेंगे कि जो नेशनल रिवोल्ट होने लगते हैं उसमें एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी था कि हमें इंडिपेंडेंस दिलाना है, लेकिन इन लोगों का ऐसा कुछ नहीं था। अब हम कुछ पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, ये भी हम पुट करेंगे क्वेश्चन में से, बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन आएगा। वीडी सावरकर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजूमदार, आर्ग्यू इट एज अ सीरीज ऑफ लोकल रिवोल्ट, ठीक है, विथ नो नेशनलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्र जिनने स्पेक्ट्रम इनका बुक है, मतलब कि बिपिन चंद्र ने इनका एक बुक आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। रिकॉग्नाइज इट एज अ पैट्रियोटिक वॉर एल्बिट प्री मॉडर्न इन कैरेक्टर, मतलब कि ये प्री मॉडर्न था, जो मॉडर्न में वो रिवॉल्ट हुए, चाहे मॉडर्न में जो नेशनलिस्टिक क्या कहते हैं विद्रोह हुए वैसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, ये एक पेट्रियोटिक वॉर था। शोइंग द अर्ली सीड ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, लेकिन इसने नेशनल कॉन्शियसनेस के बीज को बोया, ठीक है। दो लैकिंग मॉडर्न नेशनलिस्ट स्ट्रक्चर, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was a political earthquake। देखिए, यू हैव टू यूज सच वर्ड, इसको आप बुक में नोट करके लिखेंगे, इट इज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक,
that cracked open British confidence. इसने ब्रिटिश कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया. The revolt of 1857 did not represent mutual political nationalism, but it undeniably ignited a collective political consciousness. इसने म्यूचुअल पॉलिटिकल नेशनलिज्म को तो शो नहीं किया, लेकिन इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि ये एक मतलब कि इसने यूनिफाइड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को शो किया. इट वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशनल क्राई अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन, लेइंग द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर द स्ट्रक्चरल नेशनल मूवमेंट दैट अलाउ इन द 20th सेंचुरी. इससे आगे के रिवॉल्ट को काफी इंस्पिरेशन मिला. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो. थैंक यू.